देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का नाम है। आज चैप्टर नंबर कितना है जी? 3। आज जानता ही है, ये गणित है कक्षा 10 का। अब इसमें हम लोग समझना है पहले कि दो चर क्या होता है। वाले रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है जिसका पावर, चर का मान क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे जी? रैखिक बोलेंगे। तो सबसे पहले जो बात बोला उसको हम लोग देख रहे हैं। पहले देखना है कि ax प्लस by प्लस c। पहले इतना समझते तो एक एक करके। ये बोला दो चर पहले किसे कहते हैं ये भी समझना है। तो चर का मतलब होता है कि जिसका मान हमेशा का हो, बदलता रहता है। जैसे x, y, z, a, b, कुछ भी ले लो, c, d, कुछ भी, राम सीता गीता कुछ भी लो, ठीक ना। तो इसको क्या कहते हैं जी? चर। वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं जी? चर कहते हैं। लेकिन अगर इसी का एक उल्टा आता है अचर। क्या आता है जी? अचर। अचर का मतलब होता है शून्य भी अचर है। शून्य को हम लोग कभी एक बोल सकते हैं जी? नहीं। एक को एक ना बोलेंगे जी, दो को दो ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये कभी बदलेगा नहीं, इसका नाम क्या है जी? अचर। इतना बात समझ में आ गया? यानी चर भी समझ में आ गया और अचर भी समझ में आ गया। अब यहाँ समझना है दो चर वाले। तो दो चर का मतलब यहाँ ये तो चर नहीं ना जी, ये तो कोई ना कोई संख्या होगा, या भी धनात्मक संख्या होगा या ऋणात्मक संख्या होगा, पूर्णांक होगा। यानी धनात्मक ऋणात्मक होगा तो क्या होगा? पूर्णांक होगा। लेकिन यहाँ देखो x दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है जी? x। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? y। यानी एगो ई चर हुआ x, एक चर हुआ, एगो y चर हुआ। कौन चर हुआ? दो। तो इसका नाम हो गया दो चर वाले रैखिक। रैखिक का मतलब है जिसका घात क्या होना चाहिए? तो जिस देखो, तो इसका घात 1 नहीं है जी, इसका घात 1 नहीं है, लेकिन दिख नहीं ना रहा है जी। लेकिन इसको हटा भी सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं जी? हटा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अभी यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक ना, यहाँ भी कोई काम नहीं है। अब बताना है समीकरण। समीकरण का मतलब होता है बराबर में क्या होना चाहिए? जीरो। तो बराबर में क्या हो गया जी? जीरो। यानी इतना के बराबर क्या होगा? जीरो। आज युग्म का मतलब अब मैं समझा रहा हूँ। यानी अब समझ लेना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब मानक फार्मूला होता है ax प्लस by प्लस c बराबर क्या होता है जी? जीरो होता है। ये मानक फॉर्म हो गया। लेकिन जैसे युग्म बोलेगा ना, तो युग्म होता क्या है? जोड़ा। युग्म होता है क्या जी? जोड़ा। यानी अब इसको हम लोग जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा बनाने के लिए इसका नामकरण करेंगे a1x प्लस b1y अब प्लस क्या जी? c1 अब बराबर में क्या जी? काहे 1 लिखे हैं? क्योंकि दो को बनाना है, जोड़ा बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक मानना पड़ेगा। इसका दूसरा रूप हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस क्या जी? c2 बराबर में क्या जी? जीरो। अब बताना है, बताइए अब बन गया ना कि दो चर वाली रैखिक समीकरण का युग्म। तो युग्म तैयार हो गया, एगो ई हो गया, एगो ई हो गया, ना जी। अब सबसे बड़ा बात समझना है कि जब भी दो चर वाले एक रैखिक समीकरण देगा, तो जैसे इसको बनाएंगे ना, तो तीन स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। कितनी स्थितियां जी? तीन स्थितियां उत्पन्न हो जाए। और तीनों स्थिति के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक ना। अगर हम मान लेते हैं, पहला स्थिति क्या होगा कि अगर a1 बट्टा a2 करते हैं, अब बराबर में b1 बट्टा b2 करते हैं, ठीक ना। अभी समझना है। लेकिन यहाँ अगर नॉट इक्वल कर देते हैं, यानी a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल b1 बट्टा b2, इसका इधर का मान अभी क्लियर नहीं है। तो इसको हम लोग क्या क्या स्थितियां इसमें पैदा हो सकती है, क्या क्या इसका नाम होगा, क्या क्या नामकरण किया गया है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यानी अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 होता है, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं जी? प्रतिच्छेदी। यानी नाम समझना, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी हल। क्या बोलेंगे जी? प्रतिच्छेदी। और दूसरा इसका नाम होगा संगत। क्या होगा जी? संगत। असंगत के, और इसका तीसरा नाम होगा क्या जी? अविरोधी। क्या नाम जी? अविरोधी। सब समझो, एक के बार में पूरा समझा देंगे। अगर ये याद रहेगा ना, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ये मैंने बोला, ये प्रतिच्छेदी होगा, संगत होगा, अविरोधी होगा, यानी केवल एक हल होगा। क्या होगा जी? केवल एक हल। याद रखना है, केवल एक हल। इतना बात समझ में आ गया जी? इतना अगर नाम याद रहता है, अभी मैं इस पर एग्जाम्पल एक समझाता हूं, तब मैं आगे नियम पढ़ूंगा। अगर जैसे
ये A1 और A2 दिया है, A1 बटा A2 दिया है, B1 है, B2 है, तो B1 बटा B2 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना के बराबर ही नहीं होगा तो इसका नाम क्या क्या होगा जी? इतना नाम होगा। यानी इसको प्रतिच्छेदी बोलेंगे, संगत बोलेंगे और विरोधी बोलेंगे, केवल एक हल बोलेंगे। लेकिन समझना है कैसे जी? अगर मान चलते हैं यहाँ 3 बटा A1 का मान 3 रखते हैं, A2 का मान 4 रखते हैं, ठीक ना, और बराबर यानी नॉट इक्वल अगर 60/3 रखते हैं तो क्या इसके ही बराबर है? नहीं। तभी तो लिखे है ना बराबर नहीं है। अगर इस तरह एग्जाम में देगा तो इसको हम मानेंगे क्या क्या मानेंगे जी? प्रतिच्छेदी बोलेंगे, संगत बोलेंगे, अविरोधी बोलेंगे, केवल एक हल बोलेंगे, ठीक ना। अगला हम लोग चलते हैं। इसमें अगला फाइल खुला है कि नहीं? इस पर आ गए। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसी को सादा एक लेने हैं तो ले लेते हैं एक सादा, यानी सादा तो इसमें है नहीं, तो इसको लेने के लिए इसको क्या करना पड़ता है? कॉपी करना पड़ेगा ना जी। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसी में लेते हैं। इसको क्या करते हैं? मिटका कर फिर निकाल देते हैं। इतना तो हो गया ना जी। अब प्लस वाला लिख लेते हैं, ठीक ना, प्लस में सादा आ जाएगा। अब क्या समझना है कि इतना तो बात आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट होगा क्या जी? दूसरा पॉइंट में कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा क्या जी? C2। अब इसका नाम पहले समझो, देखो ना, इस जैसे बता रहा हूँ इसके बाद से फटाफट क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। अगर ऐसा होगा, इसका नामकरण क्या क्या किया गया है? इसका नामकरण किया गया पहले संगत, पहले क्या जी? संगत। दूसरा इसका संपाति, दूसरा क्या जी? संपाति। और तीसरा इसका क्या नाम हो जाएगा? मतलब अद्वितीय बोलते क्या बोलेंगे जी? अद्वितीय बोलेंगे ना जी, अद्वितीय हल बोलेंगे ना। और तीसरा क्या बोलेंगे जी? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। उसके बाद से क्या इसका और दूसरा नाम बोलेंगे जी? अविरोधी। क्या बोलेंगे जी? अविरोधी, ठीक ना। अविरोधी का मतलब किसी से विरोध नहीं करता, अपने आप काम करता है, ठीक ना। इतना नामकरण इसका है। यानी ऐसा देगा, इस पर क्वेश्चन बताता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। तो यहाँ समझना है कि अद्वितीय हल इसमें थोड़ी होगा जी, प्रतिच्छेदी में होगा ना जी। ये नहीं होगा, अद्वितीय इसमें नहीं होगा, ये प्रतिच्छेदी में आता है। प्रतिच्छेदी को ही अद्वितीय हल बोलते हैं। ये हमारा इतना हिस्सा है। लेकिन अगर इस पर मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, जैसे इसका मतलब क्या होता है कि A1 माने 1 अगर 2 हो तो बराबर में भी 1 क्या होगा? 2 होगा। और बराबर में क्या होगा? 1/2 होगा। अगर सब बराबर हो, कोई जरूरी नहीं है कि 1/2 हो, 3/2 हो, 3/2 हो, 3/2 हो, तो सब बराबर होगा तो समझ लेंगे क्या होगा? संगत होगा, संपाति होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अविरोधी होगा। इतना नाम है, ठीक ना। लेकिन अब अगला तीसरा पॉइंट क्या उत्पन्न होता है? तीसरा पॉइंट होता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। इसका नाम क्या क्या होता है जी? इसका नाम क्या है? पहला बताना है कि समांतर हल है। क्या है जी? समांतर हल है। उसके बाद से असंगत है, इसको हम विरोधी बोलेंगे। सब अविरोधी था तो ये क्या हो जाएगा? विरोधी हो जाएगा, ठीक ना। कोई हल नहीं। इसका अगला क्या हो जाएगा जी? कोई हल नहीं। इतना बात समझना, कोई हल नहीं। इस पर एक सवाल बताता हूँ। जैसे दे देगा A1 का मान दे देगा 3/4 बराबर इसका दे देगा 3/4। ये दोनों तो बराबर है ना जी। लेकिन अगला जो है बराबर नहीं होगा। 7/8 देता है तो बराबर है। अगर इस तरह देता है तो इतना नामकरण इसका करेंगे, इतना नामकरण करेंगे जी। लेकिन अब 3 पॉइंट और समझना है। 3 पॉइंट क्या समझना है? पहले समझ लेते हैं। 3 पॉइंट समझना है कि पहले प्रतिच्छेदी क्या होता है, प्रतिच्छेदी क्या होता है। दूसरा पॉइंट पहले प्रतिच्छेदी, और दूसरा पॉइंट क्या जी? संपाति, और तीसरा पॉइंट समांतर। तीसरा पॉइंट क्या जी? समांतर। ये 3 पॉइंट पहले समझना है क्या क्या होता है जी। 1 2 और क्या जी? 3। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक सीधी रेखा है। एक सीधी रेखा है, देखिए सीधी रेखा है ना जी, ये सीधी रेखा है। इसको दूसरा रेखा काट देता है ना जी। तो दूसरे पर एक सीधी रेखा है, दूसरी सीधी रेखा काटता है, तो यहाँ मिला ना जी। यानी मिल एक दूसरे को क्या कर दिया? काट दिया। तो इस चित्र को, इस आकृति को क्या बोलते हैं जी? प्रतिच्छेदी बोलते हैं। यानी एक रेखा दूसरी रेखा को काटेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी हो जाएगा। संपाति क्या होता है कि एक रेखा है, ठीक ना, दिखाई दे रहा है।
इसी के ऊपर, इसी के जैसा एक और रेखा है जो इसके ऊपर है, इसके ऊपर एक और रेखा है, जैसे मैं ले रहा हूं ऐसे, इसी के ऊपर ऐसे रेखा है ना, ऐसे एक रेखा है, एक रेखा था, उसी के ऊपर एक और रेखा को खींच दिया जाएगा और दोनों रेखा समान रूप से आगे बढ़ेगा, जैसे जितना है उतना ही रहेगा, यानी एक पर एक चढ़ा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे जी? समपाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? समपाती बोलेंगे। समझ में आया जी? और तीसरा बोल रहा है समांतर। तीसरा क्या बोल रहा है जी? समांतर बोल रहा है। तो समांतर का मतलब क्या होता है जी? समांतर का मतलब एक रेखा ऐसा है, दिखाई दे ना जी, एक रेखा है, जितना बड़ा रेखा है उसी के समांतर एक दूसरा रेखा है, आप दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, दोनों क्या बढ़ रहे हैं? एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, यानी एक दूसरे के समान है। मतलब समांतर का मतलब होता है जिसका यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, अगर मान लीजिए 5 है, यहाँ भी नापने पर कितना हो रहा है? 5 हो रहा है, इसको कहते हैं समांतर। जिसका अंतर समान हो और आगे बढ़ते चले जाए एक ही दिशा में, उसको क्या बोलेंगे जी? समांतर बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे जी? समांतर। 3 बात समझ में आ गया? यही 3 बात उसमें हम लोग समझे, क्या? प्रतिच्छेदी, संपाती और क्या जी? समांतर। अब इस पर क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, आओ हम लोग क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन क्या होगा, यानी यहाँ कह रहा है क्या कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। यानी रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, मैंने कल बताया था, जैसे यानी 2x + 1 बराबर में 0 जैसे होगा ना, वो समझ लेना रैखिक समीकरण होगा। सर समझ लेना क्या जी? यानी जिसका घात क्या होना चाहिए जी? 1, उसको क्या बोलेंगे जी? रैखिक समीकरण बोलेंगे। तो इसमें कहीं घात मतलब 0 दे रहा है तो होगा इसका आंसर जी? 2 इसका आंसर होगा, ये अनगिनत होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा जी? इनमें से कोई नहीं। याद रखना है कि जिसका घात, जिस चर का घात क्या होना चाहिए जी? 1 होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या जी? रैखिक समीकरण। मतलब रैखिक समीकरण जैसे आएगा बराबर में क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 चर यानी x y, चर का मतलब मैंने मान बता दिया कि चर का मतलब होता है वैसा राशि जो हमेशा उसका मान क्या हो? बदलते रहता है, उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो x y रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव है? अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ ax दे रहा है और +by या +c = 0 दे रहा है, तो 0 लाने के लिए अगर हम x का मान 1 रखेंगे, तो फिर अगले बार 2 रखेंगे, अगले बार 3 रखेंगे, ये कभी रुकेगा सिलसिला जी? ये रुकेगा नहीं। इसका मतलब अनंत होगा। इसका मतलब क्या होगा जी? अनंत। अनंत का मतलब तो अनगिनत, इसको गिना नहीं जा सकता है। यानी ये 1 होगा जी? नहीं होगा। 2 होगा जी? नहीं होगा। क्या होगा? यानी इसका हल क्या होगा? अनगिनत होगा, कभी गिना नहीं जा सकता है। कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 10 होगा, कभी 15 होगा, बहुत सारा इसका हल होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? अनगिनत हल बोलते हैं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि समीकरण युग्म 2x यानी समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 2 का हल होगा। यानी अब यहाँ आ गया, अभी हम लोग 3 टर्म्स पढ़े ना जी, तीन हम लोग निष्पत्ति या 3 हल के बारे में हम लोग पढ़े। यानी सबसे पहले इसको बोलेंगे क्या जी? A1। इसको क्या बोलेंगे जी? A1। यानी यही समझ लेते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे A1। क्यों? ये पहला है। इसको क्या बोलेंगे जी? B1। इसको क्या बोलेंगे जी? C1। इसको क्या बोलेंगे जी? C1। इसको क्या बोलेंगे जी? A2। इसको क्या बोलेंगे? B2। इसको क्या बोलेंगे जी? C2। बस अब हमको ये समझना है कि A1 का मान 2 है, B1 का मान 3 है, C1 का मान क्या है? 5 है, A2 का मान 4 है, B2 का मान 6 है और C2 का मान क्या है? 2 है। यानी सबसे पहले हम लोग जो मान बोला उसको लिख लेते हैं। ये क्या लिखा है? यानी A1/A2। A1 बटा क्या जी? A2। अब बराबर में इसका मान क्या है? 2 बटा क्या जी? 4। 2/4। इसको काटेंगे तो क्या? 1/2 होगा। ठीक ना। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि B1/B2। B1 बटा क्या जी? B2। B1 का मान कितना है? 3 है और B2 का मान कितना है? 6 है। 3/6 काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक ना। और यहाँ C1/C2 का मान क्या दे रहा है जी? यानी 5 बटा क्या दे रहा है? 2। अब देखना है कि 2 का मान बराबर है लेकिन तीसरा का मान बराबर नहीं है। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे कि A1/A2। देखो A1 जितना है, A1/A2 जितना 1/2 है, उतना ही के बराबर क्या है? B1/B2, क्योंकि 1/2 है यानी B1/B2। लेकिन यहाँ समझना है
कि C1 बटा C2 का मान क्या है 5 बटा बराबर है जी नहीं है, तो इसको लिखेंगे बराबर नहीं है C1 बटा C2। ऐसा नियम अभी हम लोग पढ़े, इसको हम लोग क्या क्या बोले थे, यानी समांतर हल बोले थे, कोई हल नहीं बोले थे। देखना है यहाँ बोले थे क्या, देखो ना यहाँ दिया गया ना जी, यानी यहाँ दिया गया है, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल C1 बटा C2। इसको क्या क्या बोले थे, समांतर हल बोले थे, असंगत बोले थे, विरोधी बोले थे, कोई हल नहीं बोले थे ना जी। तो अब यहाँ आंसर क्या होगा, यानी यहाँ दिया है आंसर क्या होगा, यहाँ हम लोग मिलाएंगे। अब यहाँ है तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, अद्वितीय, अद्वितीय बोलेंगे जी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्या अनंत बोलेंगे जी, लेकिन ये ऑप्शन दे रहा है ना जी कोई हल नहीं, यानी एकदम सटीक आंसर होगा कि नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यही इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों में ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या क्या होगा। अगर प्रतिच्छेदी होगा, बता रहे हैं प्रतिच्छेदी में मैंने बताया था, उसमें दिया था केवल एक हल दिया था ना जी। अभी मैं बता रहा हूँ कि प्रतिच्छेदी जब होगा तो उसमें क्या होगा, केवल एक हल होगा, यानी पहला। यहाँ दिखाई दे रहा है कि प्रतिच्छेदी में कितना हल है जी, केवल एक हल। इसका मतलब जब भी प्रतिच्छेदी आएगा उसमें हलों की संख्या कितना होगा, केवल एक होगा, यानी हमारा आंसर इसमें क्या होगा जी, केवल एक हल होगा। केवल क्या होगा जी, केवल एक, यानी सिर्फ क्या होगा एक होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी अगला कह रहा है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर कितना कह रहा है जी 4 कह रहा है। कह रहा है अगला कि 4x प्लस 6y बराबर क्या कह रहा है जी 12 कह रहा है। तो आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी, यानी देखना है कि पहले क्या मैंने बोला था क्या, कि इसको पहले पहचानने के लिए इसको पहचान, इसका नाम क्या है जी A1, इसका नाम क्या है जी A2, इसका नाम क्या है जी B1, इसका क्या नाम है जी B2, इसका क्या नाम है जी C1, इसका क्या नाम है जी C2। लेकिन अब हम लोग निकालेंगे कि A1 बटा A2 क्या होता है, तो यानी A1 बटा A2 बराबर बराबर में क्या होगा, A1 बटा A2 अब बराबर में क्या होगा, तो देखना है बराबर में क्या है 2 है, A1 का मान कितना है जी 2 है, तो 2 अब बट्टा में A2 का मान कितना है जी 4 है, एक काटेंगे तो क्या हो जाएगा जी 1 का बटा 2 हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि B1 बटा B2, तो B1 का मान कितना है जी 3 है और B2 का मान कितना है जी 6 है, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का बटा 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ C1 बटा C2 क्या कर रहा है, C1 बटा C2 यानी 4 बटा क्या कर रहा है 12 कर रहा है, काटेंगे तो 1 का बटा क्या 3 हो जाएगा। ये बताओ ये दो को बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, नियम क्या कहता है, नियम यही ना कहता है जी, यानी नियम हम लोग पढ़े हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नॉट इक्वल C1 बटा C2 को हम लोग क्या क्या कहते हैं, समांतर हल बोलते हैं, कोई हल नहीं बोलते हैं, विरोधी बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रहा है जी, ऑप्शन में संपाती दे रहा है तो होगा नहीं होगा, प्रतिच्छेदी होगा नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट दे रहा है क्या समांतर। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी समांतर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, समझा ना जी। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky यानी 5x प्लस KY बराबर में क्या दे रहा है जी 15। जानते हो ये क्या कह रहा है, अनंत हल है। अनंत हल का मतलब होता है समपाती, जिसका अपरिमित रूप से कितना हो अनेक हल हो। अनेक हल को हम लोग अनंत हल भी कहते हैं। यानी इसका मतलब इसका नियम क्या होता है, इसका नियम होता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा क्या होता है जी C2। इतना बात बोला जाता है ना जी। इसका मतलब इस सबको क्या कर लेंगे जी बराबर कर लेंगे। अब मान किसका पूछा है, के का ना मान पूछा है, किसका मान पूछा है जी के का। तो के का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी जब बराबर बोला है तो सबको आंख बंद करके बराबर कर लेंगे जी। यानी x है, x का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 5 अब बराबर देना है क्योंकि इसमें बराबर ना है जी, तो बराबर है तो क्या हो जाएगा 2 अब बट्टा में क्या हो जाएगा के, बस इतना ही ना रखेंगे जी। सब बराबर है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि के का मान निकालना है।
क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें गुणा करेंगे तो के हो जाएगा, अब बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब 5 में 2 से गुणा करेंगे यानी के बराबर क्या आ जाएगा जी, यानी के का मान निकल के हमारा कितना जी 10। बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा जी 10। इसका कौन होगा आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, समझ में आ रहा है ना जी। यानी ऐसे ही एग्जाम में पूछेगा, डायरेक्ट इतना सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट जो बोलेगा उसको पहले नियम को लिख लेना, जो बोलेगा उसको क्या करेंगे, नियम को लिख लेना, जो बराबर देगा बराबर है, यहाँ नॉट इक्वल देगा तो नॉट इक्वल लगाएंगे और आंसर पाएंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर आप प्रतिस्थापन विधि। चलो इसमें ना 3 विधि होता है, पहले 3 विधियों को समझते हैं, उसके बाद से पहले 3 विधि क्या होता है समझ लेते हैं। 3 विधि क्या होता है, पहला विधि होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापना विधि बोलते हैं, प्रतिस्थापना विधि होता है ना जी। और दूसरा होता है विलोपन विधि। दूसरा क्या होता है जी, विलोपन विधि। दूसरा विलोपन विधि। और तीसरा क्या होता है जी, वज्र गुणन विधि। यानी जानते हो वज्र गुणन विधि क्या होता है, वज्र मतलब प्रहार करना होता है, वज्र मतलब क्या होता है, वज्र गुणन विधि। ये समझना है कि ये क्या होता है जी। 3 विधि पहले समझेंगे इस चैप्टर में। 2 चर रैखिक समीकरण में हम लोग तो 3 विधि उधर समझे और 3 विधि यहाँ समझना है। प्रतिस्थापन पहले नाम से समझेंगे क्या होता है, यानी प्रतिस्थापन बोल रहा है, प्रतिस्थापना विधि बोल रहा है क्या कि जिसका प्रतिस्थापन, जिसका स्थान क्या कर देना, चेंज कर देना है। जैसे मैं एक सवाल लेता हूँ सिंपल, जैसे x प्लस 2y बराबर 3 दिया है और यहाँ दे दिया है 3x प्लस 7y बराबर अगर 4 दिया है, तो कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले इसको मानेंगे क्या जी, समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, समीकरण सेकंड मानेंगे। लेकिन सबसे इजी तरीका समझेंगे क्या है कि कौन पहले कम टर्म में टूट जाएगा। तो ये बताओ, सबसे पहले हम तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ x अकेला दिखाई दे रहा है, सबसे पहले देखेंगे चर कौन अकेला है। तो देख रहे हैं समीकरण फर्स्ट में क्या है, अकेला है। तो इसको लिख सकते हैं कि x बराबर, देखो लिख सकते हैं ना, x बराबर क्या, बराबर में क्या है 3 है, और इसको उठा कर लेंगे क्या जी 2 है। इस समीकरण क्या हो जाएगा जी, थर्ड हो जाएगा। अब क्या करना है, जिसमें से निकालना है उसमें पुट नहीं करना है, इसका मान समीकरण सेकंड में पुट करो और आंसर पाओ। ये होता है प्रतिस्थापना विधि। इस तरह चेंज करेंगे तो इसका स्थान क्या होगा, चेंज नहीं होगा जी। अब क्या करेंगे कि समीकरण सेकंड में थर्ड का मान रखने पर समझ आ गया जी, रखने पर तो रखेंगे 3x के जगह पर कितना भरेंगे, देखो x है ना जी, x यहाँ x बराबर कितना 3 - 2y आप प्लस कितना 7y अब बराबर में कितना जी 4, इसमें गुणा करेंगे 3 3 का 9 और 3 दूना 6 आप प्लस 7y बराबर कितना जी 4। या क्या करेंगे, ये देखो 7y में से 6y घटेगा तो y बचेगा ना जी, यानी 9 प्लस क्या जी y बराबर कितना जी 4। ये y यहीं रहेगा और 4 और 9 इधर आएगा तो क्या हो जाए माइनस, y बराबर कितना हो जाए -5। यानी y का मान क्या निकल गया -5 निकल गया। अगर x का मान पुट करना है तो इसमें पुट कर देंगे। क्या करना है, यहाँ दे रहा है ना जी कि x बराबर 3 - 2y कह रहा है ना जी, तो यानी y का मान कितना कर रहा है -5, यानी x को रहने देंगे 3 - 2 और गुणे ये y के जगह पे कितना -5 यानी 3 आई माइनस क्या आ जाएगा प्लस 5 ना 10 बराबर कितना, यानी x का भी मान निकल गया, यानी x का मान निकल गया कितना जी, x का मान निकल गया 13 और y का मान कितना निकल गया -5। तो देखो x और y का मान निकल गया ना, यानी 2 चर का मान निकल गया ना। इस विधि को क्या विधि बोलेंगे जी, प्रतिस्थापना विधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापना विधि बोलेंगे। इतना बात समझ आएगा। दूसरा बोल रहा है कि विलोपन विधि, यानी इसी विधि को अगर विलोपन विधि से बनाना हो तो चलो एक आगे लेते हैं और विलोपन विधि से बनाते हैं। यानी ये क्या होता है जी, विलोपन विधि। विलोपन विधि ये क्या होता है, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे यानी ले लेता हूँ कि x प्लस 7y बराबर अगर 4 लेता हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन लेता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ 7x प्लस 6y बराबर 7 लेता हूँ, ठीक है ना, इतना ले लेता हूँ। अगर इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है तो सबसे पहले देखो समझना है क्या है, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, इस समीकरण क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अगर इस तरह अगर करना है ना तो विलोपन विधि सबसे इजी तरीका से हम लोग अपना लेंगे। इसको क्या करेंगे पहले समझना क्या है। अच्छा इधर ना कुछ ले लेता हूँ, क्योंकि अभी ना x जो है वही बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ ना 3 ले लेता हूँ। क्यों ले लेता हूँ पहले समझा रहा हूँ क्यों। अगर इस 7 है ना सब में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। पहले समझना है क्या, सिर्फ ओनली फॉर 7 लेना है, x को छोड़ देना है और 7 को सब से गुणा कर देना है। पहले समझते हैं कैसे करते हैं, कर देते हैं। 7 तरीका क्या हो जाएगा जी, 7 तरीका क्या हो जाएगा जी 21 x है तो x
इधर का x जो है उसको रखना है, प्लस है तो प्लस, 7 में 7 से गुणा करो, 7 से 49y, और फिर यही 7 में इधर से गुणा करो क्या आ जाएगी 28। इस समीकरण क्या आ जाएगी 30। इतना बात समझ में आ गया ना जी। अब क्या कर रहा है कि अब मैंने बोला कि 7 से सब में गुणा कर दिए, और जिसके नीचे से गुणा किया फिर ऊपर चले जाओ, 3 से सब में अब गुणा कर दो नीचे, ये 3 से सब में क्या कर दो गुणा कर दो, तो गुणा करो 3 7 21x, प्लस है प्लस, माइनस रहेगा माइनस, जो भी चीज रहेगा उसको करेंगे, 3 छक 18y, आज 3 7 21, इस समीकरण क्या होगा 4। अब क्या करना है, इसको बराबर कर लेना है, जहां प्लस होगा वहां माइनस, और जहां माइनस होगा वहां क्या जी प्लस, तो यहाँ तो सब प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या जी। अब देखो इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, ही कट जाएगा। अब देखो इसके आगे प्लस, अब इसके आगे क्या हो गया माइनस, समझो ना जी, ऊपर से घटाएंगे 8 9 में से 8 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3, ये y है तो क्या लिख देंगे y। आज बताओ इस 28 में से 21 से घटेगा, क्योंकि इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, घटेगा तो कितना जाएगा 7। अब y को यहीं रखेंगे और 7, अब बट्टा में क्या जाएगा जी 31, हो गया ना जी। तो y का मान निकल गया, इसको किसी में पुट कर देंगे, हमारा x का मान निकल जाएगा। तो इस विधि को कौन सा विधि बोलते हैं, विलोपन विधि। लेकिन सब लोग ना प्रतिस्थापना विधि और विलोपन विधि से हल कर लेता है, लेकिन एक हल आता है क्या जी वज्र गुणन विधि। आओ हम लोग समझते हैं वज्र गुणन विधि क्या होता है। वज्र गुणन विधि के बारे में समझेगा खूब अच्छा तरीके से, यानी हम लोग इतना बात समझ गया कि समझ में आ गया कि हम लोग पढ़े हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का यानी फॉर्म क्या होता है, तो यानी फॉर्म होता है जी कि a1 होता है ना जी, यानी a1x क्या लिखेंगे जी a1x प्लस क्या जी b1y प्लस क्या जी c1 बराबर क्या जी 0। एक होता है a2x प्लस क्या जी b2y और प्लस क्या आता है c2 बराबर क्या आता है 0। इतना बात समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसको अगर हल करना है किस विधि से जी, किस विधि से जी, यानी वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि क्या होता है पहले समझेंगे अच्छा से। वज्र गुणन विधि क्या होता है जी, तो वज्र गुणन विधि को निकालने के लिए पहले प्रतिच्छेदी बना लो, ऐसे प्रतिच्छेदी बना लो, ठीक ना, प्रतिच्छेदी बना लेना है। प्रतिच्छेदी बनाने के बाद से क्या करना है, यानी यहाँ पहला रखना है x, दूसरा में क्या रखना है जी y, तीसरा में क्या रखना है जी 1। अब ये बात समझना है कि पहले हम लोग का क्या है a1 बटा a2 है ना जी, तो पहले इसको छोड़ देना, इसको छोड़ो तो पहले उसका दूसरा बारी क्या आ गया, दूसरा क्या आ गया b1 और b2। तो यहाँ रखना है कि b1, यहाँ का रखना है जी b2 रखना है ना जी। अब देखना है दूसरा में क्या रखना है, दूसरा में यानी दूसरा में क्या रखना है कि इसके बाद से क्या है c1 और बटा क्या जी c2। तीसरा में क्या रखना है जी, तीसरा में रखना है क्या, यानी इसके बाद से कुछ नहीं ना जी, तो फिर शुरू से आ जाएगा क्या जी a1 बटा क्या जी a2, अब b1 बटा b2, c1 बटा c2, a1 बटा a2, और उसका सब क्या हो जाएगा अगला। इसके बाद से a1 के बाद a2 के बाद से क्या आता है b1, यानी b1 बटा क्या आ जाएगा b2। इतना बात समझ में आ गया ना। अब क्या करना है, देखो अब कितना आसान से, मतलब ऐसे आया तो पहले तीर इधर बना लो, ऐसे गया तो तीर इधर बना लो, ऐसे बनाया तीर इधर बना लो। ये क्यों बना रहा हूँ अभी बताऊंगा, तीर क्यों मैं बना रहा हूँ इसमें समझना है। इधर से आएगा तो पहले तीर ऐसे हो जाएगा, इधर से आएगा तीर ऐसे हो जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर में क्या है जी x कर लेना है, इसके नीचे बट्टा कर लेना है, इसको नीचे क्या कर लेना है बट्टा कर लेना है। अब देखो समझना क्या है, जैसे मैं बोलूंगा वैसे तीर किधर है, ऊपर से ऐसे तीर है, यानी b1 में और c2 से गुणा करो, तो b1 है गुणा क्या जी c2, बीच में माइनस देना है, यानी गुणा के बाद से क्या देना है जी माइनस देना है। तो माइनस देने के लिए अब देखो तीर कैसे गया ऊपर गया ना जी, तो क्या करेंगे b2 और क्या जी c1, आइए जैसे हटेगा उसको क्या कर देना है बराबर। अब क्या है बारी y की, किसकी बारी है जी y की है। तो अब देखो तीर ऊपर से ऐसे है ना जी, तो किसको c1 गुणे क्या जी a2, तो c1 गुणे क्या जी a2 माइनस देना है। अब तीर नीचे से ऊपर गया है तो c2 गुणे क्या जी a1, अब बराबर में अब क्या देना है जी 1 बट्टा बोलो इसमें गुणा करूंगा तो a1 इंटू क्या जी b2 माइनस a2 इंटू क्या जी b1। बात समझ में आया कि नहीं। अब हमारा फार्मूला ये तैयार हो गया, ये फार्मूला हमारा तैयार हो गया क्या जी, यानी वज्र गुणन विधि का फार्मूला तैयार हो गया। सबसे इजी में याद करने का अगर एग्जाम में जैसे कहेगा ना कि वज्र गुणन विधि से हल करना है,
ये फार्मूला को सबसे पहले ऐसे बना लेना है और ऊपर कॉपी में इसी तरह बनाकर लिख लेना है और उसके पर अप्लाई कर देना है, तुम्हारा राइट आंसर चला आएगा। समझा ना जी? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हल करने के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन कह रहा है इस समीकरण युग्म 3x - 2y + 3 = 0, यानी कह रहा है क्या कि 3 क्या छूट गया है, यानी हम लोग यही ना सात वाला, हाँ, यानी इसको हल करना है ना। तो देखो ये क्या कर रहा है, इसको किस विधि से हल करना है जी, प्रतिस्थापन विधि से। तो इसको हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या कर रहा है, यानी 2x + 3y बराबर क्या कर रहा है 11 कर रहा है। यहाँ कर रहा है कि 2x - 4y बराबर क्या कर रहा है -24 कर रहा है। क्या कर रहा है जी -24 को हल करना है। हल करना है मैंने x और y का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा ना क्या कर रहा है, यानी इसका मान क्या है बराबर है। तो जब बराबर है तो इसको आगे हम नहीं बढ़ाएंगे, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे जी बराबर कर देंगे। इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। इसको काट देंगे, कहाँ काट देंगे, इसके आगे माइनस, इसके आगे क्या जी प्लस। 3 इसके 3 प्लस है ना जी, इधर क्या है 4 है ना, प्लस में है ना जी। तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7y। ठीक है, लेकिन बराबर है तो हम क्या कर ले काट लेंगे, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है ना, एक्स वाई का मान ज्ञात कर देते हैं, तब प्रतिस्थापन विधि से हल कर देते हैं। लेकिन सिंपल में मैंने बताया कैसे, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि से निकालने से क्या फायदा है ना। अगर सब्जेक्टिव बोलेगा ना, तो सब्जेक्टिव बोलेगा तो डायरेक्ट हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे जैसे मैंने बोला वैसे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको हल करके देखेगा क्या एग्जाम में कि कैसे सॉल्व किए हैं, ये तो अपने मन से बनाना चाहिए। तो सिंपल वे में मैंने एग्जाम देखा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो प्रतिस्थापन विधि से ना हल करके इस तरह कर देंगे तो एक्स और वाई का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। और मैंने जिस विधि से बनाया, प्रतिस्थापना विधि से बनाया, उस विधि से एग्जाम में हल करना है कब, जब पूछेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन तब। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो डायरेक्ट क्या करना है एक्स वाई का मान निकालने के लिए इस विधि से अपना लेना। तो क्या हो जाएगा 7, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35, 7 5 क्या आ जाएगा जी y बराबर क्या निकल गया 5, यानी y का मान 5 तो निकल गया, 5 इसमें एक ही को मान दे रहा है। यानी इस तरह भी अगर हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, कम समय में बन जाएगा। क्यों बन जाएगा कि देख रहे हैं कि y में कहीं भी -5 है तो होगा नहीं, 4 है तो होगा नहीं, 1 है तो होगा नहीं, तो क्या होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा जी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जी। तो y x का मान निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं निकाल कर दिखाता हूँ क्या होगा क्या नहीं। चलो निकालता हूँ। यानी अब देखो y का मान निकल गया तो समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट था, इस समीकरण क्या था सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट में हम लोग पुट कर देते हैं। यहाँ क्या दे रहा है 2x प्लस क्या दे रहा है 3y बराबर क्या 1 दे रहा है ना जी 11, क्या दे रहा है 11। अब बताओ y का मान कितना कर रहा है 5, यानी 2x प्लस 3 गुणे 5 बराबर कितना 11, यानी 2x 5 कितना हो जाएगा 15 बराबर क्या 11, यानी 2x बराबर 11 प्लस इधर जाएगा माइनस तो क्या माइनस हो जाएगा जी। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा -4 कट जाएगा तो 2 ना 4, यानी -2 आ गया। देखो आगे ना -2, यानी जब ऑप्शन में ये को मिलेगा ना तो सीधे इसको टिक लगाकर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक सॉल्व ना करेंगे तब तक आंसर निकलेगा नहीं, इसको अंदाजा कभी नहीं लगा सकते हैं। ठीक ना, चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर। यानी तो हमने बताया कि प्रतिस्थापन विधि कैसे होता है, विलोपन विधि कैसे होता है जी। ये हमारा विलोपन विधि हो गया। अब आगे है ये हम वर्गगुणन विधि हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया कह रहा है क्या, कह रहा है समीकरण युग्म का हल निकालना है ना, यानी ये तो सीधे डायरेक्ट हल करना है, जैसे मैंने अभी बताया वैसे हल कर लेना है। कैसे हल करना है, यानी 3x प्लस नहीं है माइनस ना जी, 3x - 2y प्लस 3 बराबर क्या जी 0। इधर क्या दिया है कि 4x प्लस 3y माइनस क्या जी 47 बराबर क्या होगा जी 0। इसको हल करना है, किसका मान निकालना है एक्स वाई का मान निकालना है ना जी। इसको निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको बराबर कर सकते हैं, ठीक ना। इसको क्योंकि बराबर करेंगे तो माइनस प्लस में आ जाएगा, तो माइनस प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी करेंगे क्या 3x - 2y बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये 4x और प्लस 3y अब बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। इस समीकरण फर्स्ट हो गया, इस समीकरण क्या हो गया सेकंड हो गया। इसको हल करना है तो मैंने अभी बताया था कितना आराम तरीके से बताया था कि विलोपन विधि क्या होता है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
बोलो ना क्या करना पड़ेगा। यानी ये सब में गुणा कर देंगे, ये 3 से सब में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कर देना। तो 4 में गुणा करो सबसे, 4 तिहाई 12x माइनस है तो माइनस, 4 दूना 8, 3 चौके 12, समीकरण क्या थर्ड। अब 3 से सब में गुणा कर लो, ये 3 चौका 12x प्लस है तो प्लस 3 3 का 9y और 47 में से गुणा 7 3 का 21, 4 3 12 2 कितना होता है 14। ये समीकरण क्या हो गया, बस हो गया ना 4। अब इसको क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे जी, बराबर कर लेंगे। बराबर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, जहाँ प्लस वहाँ क्या तो माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी क्या जी माइनस, हो गया ना जी। ये कट जाएगा क्योंकि इसके आगे माइनस, इसके आगे क्या जी प्लस, इसके भी आगे माइनस, इसके भी माइनस, तो जोड़ देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 17y। अब इसको क्या कर देंगे, इसको देखो, इसके भी आगे माइनस, इसके भी आगे माइनस, तो जोड़ देंगे ना जी। तो 2 1 कितना आ जाएगा 3 और 4 1 5, 1 1 कम 1 माइनस तो माइनस, ई माइनस से माइनस क्या आ जाएगा जी, यानी ई माइनस से माइनस कट जाएगा जी। और 17 का पहाड़ा में कितना बार में कटेगा जी, 9 बार में, यानी 17 9 153 होता है, कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 9, यानी y का मान कितना निकल गया 9। अब हाँ, अब देखो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है सी, यानी अब इस तरह लगा सकते हैं ना कि ऑप्शन सी है, बाकी किसी में 9 है नहीं है, लेकिन हम लोग इसको बनाकर सॉल्व करेंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं ना y का मान, यानी 3x माइनस 2y बराबर क्या जी माइनस 3 है ना जी। क्या करेंगे 3x माइनस 2 गुण है y का मान कितना है 9 बराबर क्या माइनस 3, यानी 3x 9 दूना 18 बराबर माइनस 3, यानी 3x अब बराबर माइनस 3, इधर जाएगा तो प्लस कितना आ जाएगा 18, यानी 3x बराबर कितना आ जाएगा जी 15 जाएगा जी। और 3 बचे, यानी x बराबर कितना निकल गया x बराबर 5 निकल गया ना जी, यानी बिल्कुल राइट आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। काहे इतना भनभना रहा है, काहे भनभना रहे तुम लोग, बोल रहे हैं चलो अब देखो यहाँ अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, इतना बराबर 0 के कितने हल होंगे, यानी अब चेक करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसको क्या 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। कहाँ ध्यान है, कुछ नहीं, यहाँ देखो यहाँ 3x प्लस y प्लस 2 बराबर क्या जी 0। अब जानते हो क्या करना है, यहाँ देखो इसको हम लोग क्या मानते हैं जी a1, इसको क्या मानते हैं जी a2, इसको क्या जी b1, इसको क्या जी b2, इसको c1 यानी माइनस प्लस को कभी छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो हम लोग भी छूट जाएंगे। हाँ कहाँ छूट जाएंगे कि देखो यहाँ a1 बट्टा a2 कह रहा है ना जी, यानी a1 बट्टा a2 कह रहा है, तो यानी a1 बट्टा a2 बराबर में क्या a1 का मान कितना है जी 2 और a2 का मान कितना है जी 3। आ जाओ अब b1 बट्टा b2 कह रहा है ना जी, तो b1 बट्टा b2 में क्या कर लेंगे -3, यानी b1 बट्टा b2 में बराबर क्या b1 का मान कितना है जी -3। हाँ यहाँ बात समझना है क्या जी -3, छोड़ना नहीं है माइनस को, -3 अब बट्टा में b1 का मान b2 का मान कितना है 1 y है, तो उसका जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, यानी 1 लिखेंगे तो बराबर -3 ना हो जाएगा भैया जी। लेकिन अब समझो एक बात और है c1 बट्टा क्या जी c2, तो c1 का मान कितना है 1 और c2 का मान कितना है 2। अब बताओ ई अलग मुंह दोनों फुला ले, तीनों फुला ले, एगो इधर हो गया, एगो इधर हो गया, एगो इधर हो गया, सब अलग अलग हो गया ना जी। यानी ये बताओ पहले ही कह रहा है कि a1 बट्टा a2 और नॉट इक्वल b1 बट्टा b2, बस रुक जाओ, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जब यही मुंह फुला फुल कर लिया तो आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे बोलो, केवल एक हल, और उसके बाद से क्या बोलेंगे प्रतिच्छेदी, और द्वितीय हल बोलेंगे, और क्या दिया संगत बोलेंगे, और क्या बोलेंगे और विरोधी बोलेंगे। इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, ओहो यहाँ हल लिखा गया है, यानी इसको क्या करना है जी केवल एक हल, यानी पहला ही आंसर हो जाएगा जी, पहला ही आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लास्ट है, और लास्ट है
और इसको दाम उसी तरीका से हल करेंगे। अब इतना मैंने निचोड़ निकाल कर बता दिया ना, एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछने वाला है। इससे बाहर दम एक भी क्वेश्चन पूछेगा तो कहना के पूछा हुआ है, दम यहीं से सारा क्वेश्चन उठाएगा, इसी विधि से, इसी नियम से। तो क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण है इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल के लिए हमने नियम बताया था क्या जी, कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा क्या b2। बस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे ही बोलेगा इस नियम को लिख लेना है। अब यहाँ अप्लाई कर देना है kx प्लस 2y बराबर क्या जी 5, और यहाँ कह रहा है कि 3x प्लस कितना जी y बराबर क्या जी 1 कह रहा है। तो बस अब खाली नामकरण कर दो, फटाफट आंसर लगाओ और चकाचक आंसर लगा कर निकलो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, तो देखो यहाँ के इसका मान क्या जी के, यानी पहले लिख दे क्या नियम, a1 का मान क्या है के है, और a2 का मान कितना है जी 3। इसको देखो नॉट इक्वल दिया ना जी, इसको कभी छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ेंगे बराबर करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि देखो बराबर में बैठा हुआ है, दिख रहा है ना, ये बराबर में बैठा हुआ, फटाफट टिक लग जाएगा, गलती हो जाएगा। तो बराबर में बैठा तो बराबर नहीं देना, नॉट इक्वल देना। क्या देना जी नॉट इक्वल, आप बराबर में 2, इसका बट्टा में b1 का मान 2 है ना जी, अब b2 का मान कितना है y है, तो इसका मतलब क्या जी 1, यहाँ लिख देना क्या जी 1। अब बताओ इसमें गुणा करोगे तो क्या ना रहेगा जी, और नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल, इसको तीसरा दीजिए गुणा करो 6। अब बताओ इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर कितना जी तो बताओ बबुआ, सभी भूलेगा कभी भूलेगा जी नहीं, कभी भूलना नहीं है। राइट आंसर हमारा क्या होगा बी। यही हमारा यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, निचोड़ था, हमने निकाल कर दे दिया। अब तुम लोगों का भरोसा है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा ना, इस डाटा पे सारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे।